हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोच। मैं हूं राहुल और आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के वैदिक सभ्यता को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने पिछले भी एक वीडियो जो है बनाई थी। अगर नहीं पता है तो आप लोग तुरंत जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हो या फिर हमारे चैनल पे जा करके आप वहाँ पर सीन भी कर सकते हो। लेटेस्ट वीडियो के अंदर जाके वहाँ पर हमने जो वीडियो बनाई थी वो बताई थी इंडस सिविलाइजेशन के अंदर में, जिसका दूसरा नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी था। आपको पता है कि उसके अंदर में जो मैंने चीज़ें बताई थी काफ़ी डीप में बताई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। अगर आप किसी भी प्रिपरेशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि पीपीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, या फिर वैसे वो सारे एग्जामिनेशन जिसके अंदर में आपकी जनरल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसके अंदर में ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो के अंदर में जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन किया था, उसका टाइम पीरियड क्या बताया था। उसका टाइम पीरियड मैंने बताया था 2350 से लेकर के 1750। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड रहा था। और उसके बाद जो है मैंने ये भी बोला था कि इसके जो बीच का जो टाइम पीरियड है, या फिर आप कह सकते हो कि जो इंडस सिविलाइजेशन था वो चला कितने दिन, तो 1000 साल तक जो है इसका राज हुआ था, या फिर ये कह सकते हो कि 1000 साल तक जो है ये सिविलाइजेशन चली थी। उसके बाद जो सिविलाइजेशन आई थी वो थी आपकी वैदिक सभ्यता। आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग वैदिक सभ्यता को डिस्कस करने वाले हैं और कोशिश करेंगे इसको समझने की, और सब कुछ जो है अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको फोकस करें, आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो सबसे पहले टाइम पीरियड मैं बता देता हूँ। ये टाइम पीरियड जैसा कि मैंने बोला आपको 2350 से लेकर 1750 तक रहा था। उसके बाद जो है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है इसका जो है टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वैदिक सभ्यता का। अब वैदिक सभ्यता के अंदर में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात यह है कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता का जो विकास है आर्य जाति के लोगों के द्वारा किया गया है, तो ऐसा माना जाता है, तो इसलिए इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि इंडस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा के अंदर में सबसे पहली खोज हुई थी, उत्खनन हुआ था, तो इसलिए वहाँ उसका नाम पड़ा था। उसी तरह यहाँ पर भी जो है इस तरह नाम पड़ा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं। इस सभ्यता का टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको बोला कि 1500 से लेकर 600 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा कि ये एक तरह की ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये भी जैसे कि वैदिक सभ्यता जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, उसी तरह जो है वैदिक सभ्यता जो थी ये आपकी एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं। आगे हमें ये बात करना है कि ईरान की धार्मिक एक पुस्तक है जिसका नाम है आपका जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता के अनुसार आर्य का जो आगमन की बात की जाती है इंडिया के अंदर में, भारत के अंदर में, वो ये बोला जाता है कि इस धार्मिक पुस्तक के अनुसार कि ईरान के रास्ते में जो है, रास्ते से होते हुए भारत के अंदर में आर्य जो है, आर्यंस जो है वो आए थे। लेकिन कुछ इतिहासकार, कुछ जो साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं कि जो ऐसा नहीं है, वो ईरान के रास्ते न आकर के वो मध्य एशिया से आए थे, और उन्होंने खैबर दर्रे के जरिए जो हिंदू कुश पहाड़ में पड़ता है वहाँ से इन्होंने प्रवेश किया था। दो अलग अलग चीज़ें हैं, अब दोनों अलग अलग मत दिए गए हैं। अब आपको दोनों याद रखनी है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट मत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि वैदिक सभ्यता जो है उसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है, तो इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 1500 से लेकर के 1000 तक का हुआ है, 1000 तक का हुआ, और फिर 1000 से लेकर के 600 तक का हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक वाले को हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, जबकि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वाले को हम लोग उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको इंडियन हिस्ट्री के अंदर में, ये दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है वैदिक सभ्यता के अंदर में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के अंदर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट
पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया से होगा। जैसे कि ऋग वैदिक काल के अंदर हम लोग राजनीतिक स्थिति वहाँ की जानेंगे, उस टाइम कैसी थी, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ के लोग धार्मिक स्थिति के बारे में क्या सोचते थे वो हम लोग सोचेंगे, वो हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति जो है उस टाइम कैसी रही थी ऋग वैदिक काल के अंदर में, तो वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग राजनीतिक स्थिति से। तो राजनीतिक स्थिति उस टाइम कैसी थी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस टाइम के अंदर में, इस टाइम पीरियड के अंदर में शासन व्यवस्था प्रमुखता थी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है शासन व्यवस्था प्रमुखता थी। यहाँ पर राजतंत्रात्मक थी, यानी कि राजा की जो है बातें मानी जाती थी, जिसका प्रधान राजन हुआ करता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल के अंदर में राजतंत्रात्मक का जो हेड होता है उसे क्या बोलते थे, तो उसको राजन बोला जाता है। ये याद रखिएगा, एक पॉइंट आपका बन गया क्वेश्चन के रूप में। आगे बात करते हैं। इन राजनों की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने के लिए दो संस्था इंपॉर्टेंट बनाई गई थी, जिसका नाम था सभा और समिति। ये सभा और समिति दो ऐसे संस्था थे जो कि राजनों के स्वेच्छाचारित्व पर जो है प्रतिबंध लगाया करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सभा और समिति, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। इस काल में राजनीतिक दृष्टि में 5 यूनिट्स हुआ करती थी। एक पहला नाम है आपका कुल, दूसरा नाम है ग्राम, तीसरा नाम है वेश, चौथा नाम है जन और पांचवा नाम है राष्ट्र। और इन पांचों के अंदर में जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हुआ करती थी वो पांचों तो थी ही थी, और लेकिन सबसे छोटी यूनिट जो है उसके अंदर में कुल को कहा जाता था, और सबसे बड़ी यूनिट राष्ट्र यानी कि नेशन को माना जाता था। आपको ये चीज़ें याद रखनी। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि इसके जैसे कि परिवार जो हुआ करते थे उसके जो प्रधान हैं उनको कुलज कहा जाता था। तो ये भी चीज़ आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम लोग ऋग वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं कि ऋग वैदिक काल के 4 वर्णों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा कि ऋग वैदिक जो समाज है उसको 4 वर्णों में विभक्त किया गया। पहला आपका ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा आपका वैश्य और चौथा आपका शूद्र। ठीक है, अब देखिए, यह वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित थी। जो जैसा काम करते थे उसके आधार पर जो है इसमें बंटवारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कर्म आधारित वर्ण विभाजन के बीच में जो है दास तथा दास्यु की चर्चा मिलती है। दास तथा दास्यु के साथ आर्यों का संघर्ष होता रहता था। ठीक है, दास और दास्यु के साथ। अब देखिए, परिवार पितृसत्तात्मक होता था, परंतु स्त्रियों की स्थिति समाज में सामान्य थी। उन्हें पढ़ना व यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार हुआ करता था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋग वैदिक काल से, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, वेशभूषा में सूती, ऊनी, रंगीन कपड़ों का जो है काफ़ी प्रचलन था ऋग वैदिक काल के अंदर में। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि कुल मिलाकर बात ये था कि इसके अंदर में स्त्री और पुरुष दोनों में कोई खास जो है भिन्नता नहीं मानी जाती थी, काफ़ी समानताएं हुआ करती थी। ठीक है, इनको कपड़ा जो है पहनने का अपना अधिकार था। बाल विवाह में जो है इसका प्रचलन नहीं था उस टाइम। पर्दा प्रथा का जो है कोई भी प्रचलन नहीं था। वेशभूषा में सूती, ऊनी, रंगीन कपड़े भी पहन सकते थे। तो ये सारा कुछ जो है ना छूट भी था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। अब हम लोग धार्मिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि ऋग वैदिक काल के अंदर में धार्मिक स्थिति कैसे रही थी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सी बड़ी हो सकती है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से वो कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर जो है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों के साथ सबसे पहले सबसे ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए, धार्मिक स्थिति कैसी रही थी ऋग वैदिक काल के अंदर में वो मैं सब समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ऋग वैदिक काल के अंदर में जो है अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, सवितु, ऋतु, यम, रुद्र और अश्विनी आदि को जो है काफ़ी पूजा जाता था, काफ़ी जो है माना जाता था एज अ गॉड के रूप में। तो ये आप इसको याद रखिए। और उषा, अदिति, रात्रि, संध्या आदि प्रमुख देवियां हुआ करती थी। ये तो आपके देव हुआ करते थे, और ये सारे जो है आपकी देवियां हुआ करती थी। तो आप 2-3 नाम याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस काल में अपरा, घोषा, विश्वतारा, गामी जैसी विदुषी महिलाएं का जो है उल्लेख भी मिलता है। विदुषी महिलाएं, ठीक है, याद रखिएगा कि विदुषी महिलाएं जो है अगर पूछ दे आपका तो याद रखिएगा, 2-3 नाम ही याद रह सकता है आपको। तो अगर पूरा याद होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए आगे, देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र
का तथा उसके बाद अग्नि का हुआ करता था ऋग्वैदिक काल के अंदर में, तो ये आपको याद रखना है। और ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और पवित्र मानी जाती था। तो ऋग्वेद के अंदर में आपको ये तो क्वेश्चन देखा ही होगा, काफ़ी बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में सबसे इम्पॉर्टेंट नदी जो है किसको मानी जाती थी, किसको पवित्र नदी मानी जाती थी, तो सरस्वती को जो है काफ़ी पवित्र नदी जो है सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती थी। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक काल की कुछ इम्पॉर्टेंट नदियाँ भी हैं और हम लोग प्राचीन नाम भी याद रखेंगे उसकी क्या थी। उससे पहले आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति उस टाइम की जो है दोस्तों, आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन और कृषि हुआ करता था। व्यापार हेतु वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। विनिमय के माध्यम के रूप में निषक का भी उल्लेख हुआ है। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, तो उतनी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन आप इसको ये याद रख सकते हैं पशुपालन और कृषि हुआ करता था व्यवसाय। और इस टाइम जो है वस्तु विनिमय जो है ये ज़्यादा प्रचलित था, यानी कि एक वस्तु आप दीजिए तो एक वस्तु हम लोग लेंगे, ऐसे करके जो है ट्रेड हुआ करती थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट नदी और उसका प्राचीन नाम, जैसे सतलज का प्राचीन नाम जो है सातुद्री था। रावी का प्राचीन नाम पारुसनी था। चेनाब का प्राचीन नाम आक्सिनी था। और झेलम का प्राचीन नाम विस्तता था। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा। फिर कुर्रम का जो है कुर्भु। और सिंध का जो प्राचीन नाम वो सिंधु था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है नदी हैं जिसके प्राचीन नाम है, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पीडीएफ में अगर आप सोचते हो तो पीडीएफ में ही रह जाता है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा जो है कभी अगर देख जाए आपको तो ये थोड़ा सा रिवीजन हो सकता है। अब हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं देख लेता हूँ। जी बिल्कुल 11 मिनट हो चुका है और कोशिश करते हैं हम लोग कि इसको जल्दी से जल्दी जो है इसका धार्मिक स्थिति, उसके बाद आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति जो है इसको हम लोग समझ सकें। जैसा कि मैंने आपको बोला अभी तुरंत कि उत्तर वैदिक काल जो है इसका टाइम पीरियड कितना चलता है, तो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड चलता है, तो उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए उत्तर वैदिक काल का तात्पर्य उस काल से है जब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक तथा उपनिषद की रचना की गई थी। ठीक है, उस टाइम का जो है ये पीरियड माना जाता है। इस युग में आर्य सभ्यता धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण की ओर फैलने लगी थी। धीरे धीरे कहाँ, पूर्व और दक्षिण की ओर ये फैलने लगी थी। जैसा कि आपको बताया मैंने कि साइंटिस्टों का दो मत रहा था। एक था आपका कि ईरान के रास्ते आना और दूसरा रहा था आपका खैबर दर्रा के रास्ते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर में ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि अगर वो उधर से आए थे तो उसके बाद कहाँ कहाँ फैलने लगी ये सारी चीज़ें, तो आपके पूर्व और दक्षिण की ओर जो है इनकी सभ्यता फैलने लगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में कि उत्तर वैदिक काल के अंदर में राजनीतिक स्थिति का कैसा जो है प्रचलन रहा था। अब देखिए राजनीतिक स्थिति इस वक्त क्या रही थी कि उस टाइम आपका ऋग्वैदिक काल अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलय होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदलने लगे थे। ठीक है, देखो बहुत सारे कबीले जो है मिल करके एक छोटे छोटे जो है क्षेत्रगत जनपदों में बदलने लगे थे। सभा और समिति नामक सभाओं का अंत हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था पीछे कि ये जो सभा और समिति हुआ करती थी ये ऐसी मतलब कि संस्था हुआ करती थी जो कि आपके रचनात्मक जो है यानी कि जो राजन का जो स्वेच्छात्मक हुआ करता था उस पर जो है प्रतिबंध लगाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि ये दोनों जो है खत्म हो गए, अंत हो गया उनका। ठीक है, और राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगी थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर में जो चीज़ें हुई आपको ध्यान रखना है। एक तो जो छोटे छोटे कबीले थे एक दूसरे से विलय होकर जनपद में बदलने लगा। दूसरा आपका सभा समिति खत्म हो गया। और तीसरा आपका राजा की शक्ति और ज़्यादा बढ़ने लगी। अब ऐसा बात है जब सभा और समिति जो कि प्रतिबंध लगाती थी राजा के इच्छाओं पर, वो अब बंद हो, जब कंट्रोल खत्म कर दी गई, तो ऑब्वियस बात है कि राजा की शक्तियाँ जो है वो बढ़ने लगेगी। वही चीज़ जो है इसके अंदर में हुआ। आगे बात करते हैं। राजा मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य में प्रशासन करता था और इन मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रत्निन कहा जाता था। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल के अंदर में मंत्रियों को क्या कहा जाता था, तो रत्निन कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, रत्निन। आगे बात करते हैं। न्याय व्यवस्था में राजा का निर्णय महत्वपूर्ण था और सामान्य मुकदमे घरेलू स्तर पर ही निपटाए जाते थे। छोटे न्यायालय ग्राम में वादिन कहलाते थे। छोटा जो न्यायालय होता था उसको ग्राम में वादिन कहा जाता था उत्तर वैदिक काल के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको राजनीतिक स्थिति के बारे में बताई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
आगे हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें दोस्तों नाम है जो कि आपको बिल्कुल याद रखनी है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछ लेगा कि बताइए कि छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था उत्तर वैदिक काल के अंदर में, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ग्राम में वादनी कहा जाता था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें सामाजिक स्थिति कैसी रही थी उत्तर वैदिक काल के अंदर में, तो दोस्तों इस काल के अंदर में परिवार पितृप्रधान और संयुक्त परिवार था। यानी कि पितृप्रधान का मतलब ये हुआ कि पिता जो है उसके अंदर परिवार के अंदर में प्रधान हुआ करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो परिवार का जो हेड होता था उसको हम लोग कुलज कहता था, किसमें, ऋग्वैदिक काल के अंदर में। ठीक है, इसलिए मैं रिवीजन भी कराता जा रहा हूँ दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिए। समाज में स्त्रियों की दशा में पतन हुआ और जाति प्रथा कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर होने लगी। पहले क्या होता था कि उसकी जाति और उसके कर्म के आधार पर हुआ करती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बोला था कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। लेकिन अब क्या होने लगा कि उसके जाति और कर्म के आधार पर ना होकर के उसके जो है जहाँ से वो पैदा होते थे उसके आधार पर, उनके स्थान के आधार पर होने लगी। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जन्म के आधार पर होने लगी और उसमें कठोरता आ गई। देखिए, मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में विभाजित माना जाने लगा, जैसे कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ठीक है, तो उनके आश्रमों को जो है 4 पार्ट में बदला गया, एक ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। शिक्षा गुरुकुल के माध्यम से दी जाती थी, ये अच्छी बात थी उस टाइम। और फिर मनोरंजन के साधन में लोक नृत्य, संगीत, जुआ, युद्ध मुख्य थे। ठीक है, और नाटकों का मंचन होने लगा और इसमें सेलूस, इसे सेलूस कहा जाता। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से निकल के आया कि नाटकों का जो मंचन हुआ करता था उसको हम लोग सेलूस बोलने लगे उत्तर वैदिक काल के अंदर में। अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति जो है कैसी रही थी उत्तर वैदिक काल के अंदर में, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इस काल के अंदर में पशुपालन की अपेक्षा कृषि और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनी और कांठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा जो है खींचे जाने वाले हलों का जो है उल्लेख मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाने लायक, कि 24 बैलों के द्वारा जो है खींचा जाने वाला जो उल्लेख है किस काल में मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर मिलता है। ये आप ध्यान रखिएगा। इस काल के अंदर में आपकी कृषि जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने लगी थी अर्थव्यवस्था के अंदर में, जबकि ऋग्वैदिक काल के अंदर में कृषि के साथ साथ आपका पशुपालन भी जो है अच्छा रोल जो है निभाता था आर्थिक स्थिति को बनाए रखने में। आगे बात करते हैं, सूत कातनों एवं वस्त्र बनाने का व्यवसाय अत्यधिक विकसित हुआ और इस समय मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें चित्रित धूसर, ठीक है, और मृदु भांड, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हो आपको पेंटेड ग्रे वेयर या फिर PWG, पेंटेड ग्रे वेयर या फिर PWG कहा जाता था। ठीक है, अर्थव्यवस्था न तो पूर्णतः ग्रामीण थी और न ही शहरी थी। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि उद्योगों का अधिक विस्तीकरण हुआ जिसके कारण अनेक नए व्यवसाय प्रकाश में आए, जैसे कि रथ निर्माण, रंगरेज, गोभी, फिर चर्मकार, तीर धनुष निर्माण और फिर कासीदाकारी आदि। तो बहुत सारे जो है इस काल के अंदर में उद्योग जो है सामने आने लगे और नए नए उद्योग को लोगों जो है अपनाने लगे। अब अंतिम में बात करते हैं हम लोग धार्मिक स्थिति की। इस वक्त जो है धार्मिक स्थिति कैसी रही थी, तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो है तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था और यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान भी प्रचलित थे। इस काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति, जिसे सृष्टि का निर्माता माना जाता था, पहले आपको पता है ऋग्वेद काल के अंदर में इंद्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उसके बाद जिनको माना जाता था वो थे आपके अग्नि। ठीक है, लेकिन इसके अंदर में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो माना गया वो प्रजापति, जिसको जो कि सृष्टि के निर्माता के रूप में माना गया, ठीक, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। विष्णु का संरक्षक के रूप में पूजा जाता था, विष्णु को संरक्षक के रूप में पूजा जाने लगा, तो ये भी याद रखिएगा। और पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। कौन, तो देखिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट नाम आए। एक तो सबसे पहले आपका प्रजापति आए, दूसरा आपका विष्णु जो कि एक संरक्षक के रूप में पूजा जाने लगा, और तीसरा आपका पूषण शूद्रों के देवता के रूप में जो है आपके प्रतिष्ठित हुए, उसके रूप में सामने आए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड बताई, जिसके अंदर में हमने राजनीतिक स्थिति, सामाजिक, धार्मिक और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा किया।
आई होप सो कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगले हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में बात करेंगे, और डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि बहुत सारे वेद हुए हैं हमारे भारत के अंदर में, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, फिर बहुत सारे ब्राह्मण, अरण्यक हुए हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास के अंदर में पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको ये सारी कुछ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है भी, और आपको हेल्पफुल भी आपके एग्ज़ाम में ये होने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।